सोनी Xperia 1 Mark 7 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और इनमें कई अपग्रेड ज़रूर हैं, लेकिन इनके रूमर्स जितने नहीं। हाँ, इस डिवाइस को देखकर वो रूमर्स एग्जैजरेटेड लगने लगे हैं, लेकिन फिर भी इसमें ठीक ठाक अपग्रेड्स हैं और इनका टैगलाइन ट्रू क्वालिटी रियल इमोशंस वो भी काफ़ी अच्छा है। प्लस इसमें एक ऐसी चीज़, बल्कि एक नहीं 3 ऐसी चीज़ें हैं। पहला कि इसमें जो डिस्प्ले है वो पावर्ड बाय ब्राविया है, वो उनके फ्लैगशिप लेवल टीवी से लिया गया है। और दूसरी चीज़ है इसमें ऑडियो, वो है पावर्ड बाय वॉकमैन, जो उनके फ्लैगशिप ऑडियो प्लेयर्स हैं। और तीसरी चीज़ है इनके कैमरास, जो हैं पावर्ड बाय अल्फा, जो उनके टॉप ऑफ द लाइन कैमरास हैं। मतलब अपने ही ब्रांड से 3 हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बहुत सारे फीचर्स एक ही स्मार्टफोन में मिलना, बहुत मज़ा आने वाला है इसको देखकर। तो एक एक करके इसके फीचर्स देखें। और पहले तो डिज़ाइन में कुछ खास चेंजेस नहीं है, जैसा 1 Mark 6 में डिज़ाइन था वैसे ही 1 Mark 7 में भी है। और दोनों को आमने सामने रखेंगे तो ऐसा कोई खास डिफरेंस दिखेगा नहीं। इसमें 3 कलर ऑप्शंस हैं, जिसमें से 2 थोड़े से नए कलर्स हैं। एक स्लेट ब्लैक है जो सब में कॉमन रहता है यूजुअली, और एक नया मॉस ग्रीन है जो खाकी ग्रीन जैसा कलर है जो 1 Mark 6 में था। और तीसरा जो कलर है वो है ऑर्किड पर्पल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सैचुरेटेड या फिर विविड कलर है और बहुत लोगों को ये अट्रैक्ट कर सकता है। रूमर्स में हमने ये भी देखा था कि ये डिवाइस थोड़ा सा और थिक होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी थिकनेस बिल्कुल सेम है। और हाँ, जिसका मतलब है कि इसमें बैटरी भी ऑलमोस्ट सेम ही होगी। बैटरी सेक्शन में उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन जो एक छोटी सी चीज़ मैंने नोटिस और किया है कि इसका जो कैमरा शटर है वो एकदम हल्का सा बड़ा है। मतलब ऑलमोस्ट नॉट नोटिसेबल, वो उतना नोटिसेबल नहीं है, लेकिन हल्का सा बड़ा है। पता नहीं उससे किसको फ़र्क पड़ेगा। और इसके सामने जो स्क्रीन है उसमें कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है और पीछे कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टस की प्रोटेक्शन है। तो ये डिवाइस मोर और लेस बहुत सेफ रहेगा। अच्छी खासी हाइट से भी गिरे तो भी कोई डैमेज इसमें आसानी से नहीं होने वाला है। IP68 की वाटर रेजिस्टेंस भी है, 69 की इसमें अभी नहीं मिलती है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि इसका जो सिम ट्रे है वो नॉर्मल सिम ट्रे जैसा नहीं है। नॉर्मली जितने स्मार्टफोन्स है उसमें सिम ट्रे को निकालने के लिए एक पिन का इस्तेमाल करना होता है। सोनी के डिवाइसेस में बिना सिम इजेक्टर टूल के सिम ट्रे को निकाल सकते हैं सिर्फ अपनी उंगलियों से। मैंने अपनी एक मेन चैनल पे वीडियो में दिखाया था, जो मेरा Xperia 1 Mark 2 है। इसमें आई डोंट नो इसमें दिखेगा कि नहीं, बट ऐसे ही नाखून से इसको निकाल सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और मे बी यही एक लिमिटेशन हो सकती है कि इसमें IP69 की रेटिंग नहीं है। ये होने के बाद भी IP68 मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। आई मीन शाउट आउट टू द इंजीनियर्स। उसके बाद जो इसका डिस्प्ले है, कोई ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। वही नॉर्मल 6.5 इंच की स्क्रीन है, 19:5:9 का एस्पेक्ट रेशियो है। अनफॉर्चुनेटली रेजोल्यूशन में कोई अपग्रेड नहीं है, ये भी फुल HD+ रेजोल्यूशन में चलता है। अभी के हिसाब से थोड़ा कम है, बट ठीक है। क्वालिटी इसकी अच्छी है, आई मीन पावर्ड बाय ब्राविया, तो क्वालिटी ऑफ कोर्स अच्छी होने वाली है। और छोटा सा एक और चीज़ जो नोटिसेबल है कि इसमें जो स्क्रीन रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा बहुत कम हुआ है। उसके अलावा मतलब उतना नोटिसेबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है। और जो ब्राइटनेस है वो भी 10 to 20% ज़्यादा हुई है। अब इसके जो ऑफिशियल नेट्स में जो इसके नंबर्स होते हैं वो नहीं बताए गए हैं, बट इतना ही बताया गया है कि 20% ज़्यादा ब्राइट रहेगा। बाकी इस डिवाइस में जो कनेक्टिविटी फीचर्स हैं, पहले तो इसमें एक नैनो सिम और एक ई सिम का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा Wi-Fi 7 है, इसमें GPS भी है। बाकी सारे जितने वायरलेस कनेक्टिविटी फीचर्स होते हैं वो सब मिल जाते हैं। ब्लूटूथ में एक चीज़ मैंने नोटिस किया, ब्लूटूथ वर्जन 6 है, लेटेस्ट वर्जन है। आई गेस ये लेटेस्ट वर्जन है और ये बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत सारे जो वायरलेस डिवाइसेस है उसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसको कंफर्म करने के लिए आई डोंट नो, सबसे रिलायबल सोर्स तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ही है और मैंने उसी में चेक किया था, तो ब्लूटूथ 6 उसी में मिलता है। बाकी कुछ जितने भी स्पेसिफिकेशन वाली वेबसाइट्स है उनमें ब्लूटूथ 5.4 अभी भी लिखा हुआ है। मे बी उसमें चेंज करेंगे या फिर मे बी आई डोंट नो, मेन वेबसाइट में कुछ गड़बड़ ऐसी हो सकती है, होनी तो नहीं चाहिए, बट ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी फीचर्स हैं। हाँ, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर अभी भी इसमें है, अंडर डिस्प्ले नहीं मिलता है, विच मेक्स सेंस एंड ऑल्सो डज नॉट। मेरे को पर्सनली ये काफ़ी रिलायबल लगता है। इसके अलावा जो इनके हार्डवेयर हैं, परफॉर्मेंस वाइज देखे इसमें स्नैपड्रैगन 8 Elite प्रोसेसर है, लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट। बहुत अच्छा एफिशिएंट चिपसेट है, बहुत पावरफुल चिपसेट है। ऑफ कोर्स जितने भी टॉप के जितने स्मार्टफोन्स हैं जो इस चिप को यूज़ करते हैं, और बहुत से चाइनीज़ ब्रांड्स भी हैं
जैसे iQOO हो गए या फिर Realme हो गए, उनकी परफॉर्मेंस इस डिवाइस से थोड़ी बेहतर होगी। उनके जो गीक बेंचमार्क के रिजल्ट्स हैं वो इस डिवाइस से बेहतर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही बुरा डिवाइस है। ये भी बहुत अच्छे डिवाइसेस में से एक रहेगा परफॉर्मेंस वाइज भी। इसमें वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी है, जिससे ये डिवाइस काफ़ी हद तक ठंडा भी रहता है। बहुत ज़रूरी था 1 Mark 4 के बाद। 1 Mark 4 बहुत ज़्यादा ओवर हीट कर जाता था बहुत ही जल्दी, और वो भी, बट 1 Mark 5 से जो कूलिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। और इसके अलावा इसमें अभी 12 GB की रैम है, 16 GB का ऑप्शन नहीं दिख रहा है फ़िलहाल के लिए, और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज है। 512 GB वाला वर्जन भी नहीं दिख रहा है। मतलब जो स्टोरेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है वेबसाइट्स में, वो फ़िलहाल मुझे नहीं दिखा है। हो सकता है कि 512 GB वाला भी वर्जन हो या फिर आगे जाकर मिल जाए, लेकिन अभी के लिए ये दोनों, मतलब अभी के लिए 12 GB 256 GB वाला वर्जन ही मिल रहा है। और स्टोरेज, बाय द वे, इसमें जो एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। SD कार्ड स्लॉट है इसमें, और अप टू 2 TB की एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन है। फैबुलस फॉर अ प्रोफेशनल फ़ोन, और बहुत नेसेसरी भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर जो इनका सॉफ्टवेयर है, आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 पर चलता है, और जैसा एक्सपेक्ट किया था थोड़े से और अपडेट्स इसमें मिलने वाले हैं। इसमें 3 साल की जगह 4 साल के मेजर OS अपडेट्स हैं और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस। अभी के हिसाब से इस प्राइस रेंज में कम लगते हैं, बट एक एक करके इन लोग बढ़ाते जा रहे हैं एक साल, तो ये अच्छी बात है। और जैसा सोनी के डिवाइसेस का पता है, ये स्टॉक एंड्रॉयड पर ही चलता है। इसमें बस थोड़े बहुत कस्टम एड ऑन्स होते हैं जो सोनी की तरफ से मिलते हैं। इसमें मैंने जो नई चीज़ें नोटिस की है, जो इनका क्विक सेटिंग बार है जो नोटिफिकेशन मेन्यू में आता है, वो थोड़ा सा कस्टम डिज़ाइन दिया, थोड़ा बॉक्स लेआउट है सभी आइकन्स में। और उसके अलावा इनका जो मल्टी विंडो है और फ्लोटिंग स्क्रीन एक रहता है वो भी मिल जाता है। साइट सेंस है, गेम मैनेजर है, ये सारे सोनी की तरफ से फीचर्स मिलते हैं। बाकी मोर और लेस स्टॉक एंड्रॉयड पर ही चलता है। और जो सॉफ्टवेयर के साथ इनका AI, इसमें एक चीज़ जो मैं सरप्राइज्ड हूँ कि AI के रेस में सोनी भी थोड़ा बहुत आना चाहता था। ऐसे कुछ खास AI फीचर्स नहीं है जो सोनी को एकदम स्टैंड आउट फील करा है। मतलब इसमें एक्सपीरिया इंटेलिजेंस का नाम दिया है सोनी ने, बट ऐसा कोई फीचर नहीं है। जैसे इसमें कोई मैजिक इरेजर टाइप का कस्टम टूल नहीं मिलता है, इमेज क्रिएशन का कोई टूल नहीं है जैसा बाकी डिवाइसेस में है, या फिर कोई बहुत ही कस्टम असिस्टेंट टाइप भी कुछ अभी तक नहीं देखा है। असिस्टेंट के लिए भी इसमें अभी भी जेमिनाई यूज़ होने वाला है। इसमें नॉर्मल सर्कल टू सर्च मिलने वाला है, लेकिन उसके अलावा ऐसा कोई बहुत ही ख़तरनाक फीचर नहीं है। जितने AI फीचर्स हैं वो इनके 3 सेगमेंट्स में, जो 3 मेजर सेगमेंट्स हैं। डिस्प्ले जो ब्राविया है, जो ऑडियो जो वॉकमैन से है, और कैमरा जो अल्फा से है। इन तीनों में AI के फीचर्स मिलते हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत तगड़े फीचर्स हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि सोनी के पास म्यूज़िक एंटरटेनमेंट्स, उनकी पूरी म्यूज़िक लाइब्रेरी उनके पास है, तो उससे बहुत सारे ट्रेंड मॉडल्स हैं जिसकी हेल्प से एक्चुअली बहुत अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस मिल सकता है। उनके पास DSE अल्टीमेट वाला फीचर है, जिससे हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी मिल सकती है ऑडियो की। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मेरे जो Xperia 1 Mark II है उसमें भी DSE अल्टीमेट का फीचर मिलता है, और उससे बहुत ही एकदम ऐसा फीचर नहीं है कि हाँ बस इसको एनेबल किया और ऑडियो में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है। इसमें माइनर एडवांसमेंट्स, माइनर इम्प्रूवमेंट्स होते हैं ऑडियो में, वो नोटिसेबल हैं अगर आप सच में ध्यान से सुनना चाहो तो। और ये फीचर भी उन्हीं लोगों के लिए हैं जो एक्चुअली बहुत ध्यान से सुनते हैं, जो एक्चुअल ऑडियो रिलेटेड क्रिएटर्स हैं, उनके लिए ये फीचर बहुत काम आने वाला है। प्लस ऑडियो में भी कुछ इसके लिए ऑडियो सेक्शन में बहुत अच्छे अपग्रेड्स हैं, उसके बारे में मैं बताऊँगा। और उसके अलावा जो पावर्ड बाय ब्राविया है उसके लिए जो AI फीचर्स हैं वो इस तरह से काम करते हैं, जैसा वो लोग बता रहे हैं कि इसका जो रेंडरिंग आउटपुट रहेगा, फाइनल जो आउटपुट स्क्रीन में आपको मिलेगा, उसमें एनहांस्ड कलर्स मिल जाएंगे, उसमें एनहांस्ड टेक्सचर्स मिल जाएंगे और एनहांस्ड कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा। और उससे ओवरऑल जैसा उनके फ्लैगशिप ब्राविया के टीवीज़ में होता है वैसा एक्सपीरियंस इस डिवाइस के स्क्रीन में देखने को मिलेगा। ये एक चीज़ AI से उन लोग बोल रहे हैं कि अचीव होता है, बट आई डोंट नो ये कैसे काम करता है। और फिर कैमराज में बात करें तो बहुत सारे फीचर्स हैं। 2 इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स इसमें मैंने नोटिस किया है कि एक है AI कैमरा वर्क, उससे बहुत स्टेबल वीडियोस मिल जाती है। मैंने एक यूट्यूबर का रिव्यू देखा था जो कैमरा स्पेसिफिक था,
एंड स्टेबलाइजेशन जो AI कैमरा वर्क से आया था, दैट इज़ मतलब इनसेन। बंदा कैमरा लेके भाग रहा है रिकॉर्ड करते हुए और एंड रिजल्ट जो है वो एकदम स्टेबल मिलता है। तो वो बहुत बढ़िया मतलब फीचर लग रहा है मुझे। इन पर्सन काम करते हुए भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो रिव्यू से मैंने देखा है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और उसके अलावा इसमें है ह्यूमन पोज एस्टिमेशन। ये बहुत से लोगों ने पहले भी देखा होगा, सोनी के जो अल्फ़ा कैमरास है उसमें ये फ़ीचर मिलता है। मैंने इसको लास्ट टाइम देखा था सोनी के अल्फ़ा A6700 में, जो उनका बजट टू मिड रेंज कॉम्पैक्ट मिररलेस कैमरा है। उसमें मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था एक्चुअली। तो ह्यूमन पोज एस्टिमेशन में वो कैमरा मतलब वीडियो रिकॉर्ड करते समय आपका ह्यूमन का पोज एस्टिमेट करता है और उसके हिसाब से वो फोकस एडजस्ट करता है। एंड उसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चलती रहती है जिससे बेटर वीडियोस और फोटोज़ मिल सकते हैं। तो ये AI उनका कैमरा सेक्शन में है। और भी कुछ फीचर्स है कैमरा में, लेकिन उससे पहले इसकी बैटरी। तो बैटरी जो है ज़्यादा कुछ अपग्रेड नहीं है, ज़्यादा कुछ क्या, ऑलमोस्ट नो अपग्रेड्स इन द बैटरी सेक्शन। सेम 5000 mAh बैटरी, सेम 30 वाट वायर चार्जिंग, सेम 15 वाट वायरलेस चार्जिंग, एंड दैट इज़ इट। तो जो एक्सपेक्टेशन थी, वैसे तो जो थिकनेस थी क्योंकि वो सेम है तो उससे ही समझ आ गया था कि बैटरी में कोई अपग्रेड्स शायद नहीं हुए हैं, एंड हुए भी नहीं है। बट ऑप्टिमाइजेशन वाइज मे भी थोड़े अच्छे बैटरी बैकअप मिल जाए, क्योंकि रूमर्स में अपन ने देखा था कि कुछ क्लेम्स ऐसे थे कि ये 4 घंटे ज़्यादा चल सकता है। ऐसा ऑफिशियली नहीं बोला गया है, बट अच्छी बैटरी मिलेगी इसकी गारंटी ज़रूर है। 2 डेज़ का बैटरी बैकअप इसमें मिलने का बोला गया है। इस मामले में मैं बोलूँगा सोनी एक्चुअली डिलीवर करता भी है। ज़्यादा अपग्रेड्स नहीं है, बट नेवर माइंड, इतना चलता है। आई होप सॉफ्टवेयर के थोड़े और ऑप्टिमाइजेशंस मिलते रहे इस डिवाइस को, क्योंकि नया चिपसेट भी है और बहुत सारे नए फीचर्स भी है, हार्डवेयर भी बहुत इंप्रूव हुआ है। फिर जो ऑडियो सेक्शन है, पावर्ड बाय वॉकमैन। एंड अगर आपको पता है तो वॉकमैन उनका प्रीमियम ऑडियो प्लेयर है, मल्टीमीडिया डिवाइस है। उसमें बहुत अच्छा हार्डवेयर होता है जिससे बहुत अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है, स्पेशली वायर्ड ईयरफोन्स। इस पर्टिकुलर हेडफोन से नहीं, क्योंकि ये USB है, बट 3.5 mm जैक वाले जितने हेडफोन्स या ईयरफोन्स हैं उससे बहुत अच्छा आउटपुट मिल सकता है। ऑफ कोर्स इसके लिए जो हार्डवेयर है डिवाइस का, जो डिवाइस म्यूज़िक के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसका भी अच्छा होना ज़रूरी है, प्लस आपके ईयरफोन्स या हेडफोन्स का भी अच्छा होना ज़रूरी है। पर्सनल अपनी केस में बोलूँ तो मैं IEM यूज़ करता हूँ, जो इन ईयर मॉनिटर्स होते हैं। वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा साउंड करते हैं, उसमें बहुत अच्छा साउंड सिग्नेचर होता है। और मेरे पास तो बजट वाला है, लेकिन फिर भी मैंने डिफरेंस देखा है जो एक्चुअली बहुत अच्छा होता है। और इस जो डिवाइस है, जो Xperia 1 Mark 7 है, उसमें वॉकमैन के हार्डवेयर यूज़ किए हैं। प्लस उसमें एक और अच्छी चीज़ है कि जो सर्किटरी है वो थोड़ी अपग्रेड हुई है, जैसा 1 Mark 6 में भी बोला था, 1 Mark 7 में थोड़ा और अपग्रेड हुआ है। उसके अलावा जो इनकी सोल्डरिंग है उसमें भी थोड़ा गोल्ड यूज़ किया गया है, ऐसा बोल रहे हैं, जिससे ट्रांसमिशन लॉस है वो मिनिमाइज़ हो सकता है। तो इन सब से बहुत ही अच्छा लॉसलेस ऑडियो एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसकी गारंटी सोनी ले रहा है, मे भी गारंटी नहीं ले रहा है, लेकिन ये बात तो है कि बहुत अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस इनके वायर्ड ऑडियो आउटपुट से मिल सकता है। डेडिकेटेड डैक वाला जो रूमर था वो इसमें अगेन फॉल्स प्रूव होता है, क्योंकि एक सोनी की तरफ से कस्टम डैक इसमें यूज़ नहीं हुआ है। जो डैक है नॉर्मल शायद क्वालकॉम वाला डैक ही यूज़ हुआ है, जो हर डिवाइस में यूज़ होता है ऑलमोस्ट। उसके अलावा ऑडियो के लिए आई थिंक इतने ही फीचर्स हैं, मे बी यस इतना ही है। ऑडियो में फ्रंट फायरिंग स्टीरियो स्पीकर्स हैं जो इस बार थोड़े और अपग्रेड हुए हैं। इसमें बेहतर बेस और मिड टोन्स मिलने वाले हैं, ऐसा सोनी क्लेम करता है। और अगर 1 Mark 6 से देखें तो उसमें बहुत अच्छे स्पीकर्स थे, इसमें भी बहुत अच्छे स्पीकर्स मिल सकते हैं। फिर आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस स्मार्टफोन का, वो है इनके कैमरास। अपग्रेड्स हुए हैं, उतने ज़्यादा नहीं जितने रूमर्स से मिले थे, और शायद उतने ज़्यादा नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया था। बट मेजर इम्प्रूवमेंट एक जो है वो है इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा में। उसका जो सेंसर है वो ऑलमोस्ट 2.1 टाइम्स बड़ा सेंसर है, तो उससे बहुत अच्छी इमेज क्वालिटी मिल सकती है। नॉइज़ काफ़ी कम हो सकता है, लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। और हाँ, जो 12 पिछले साल वो 12 मेगापिक्सल का, इस साल 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, ये एक अच्छी चीज़ है।
बट फॉर सम रीज़न जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसमें 48 मेगापिक्सल पूरा यूज़ नहीं कर सकते हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, मतलब मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे उससे तो ऐसे ही पता चल रहा है। और उसके अलावा जो अल्ट्रा वाइड कैमरा, यस दैट इज़ इम्प्रूव्ड। हाँ, एक्समोर टी सेंसर उसमें नहीं है, एक्समोर RS सेंसर ही है। मतलब जैसा हमें लग रहा था कि एक्समोर टी सेंसर तीनों सेंसर्स में आने वाले हैं, जो पिछली बार सिर्फ मेन कैमरा में था, इस बार भी वो सिर्फ मेन कैमरा में ही है। और जो अपग्रेड हुआ है अल्ट्रा वाइड कैमरा वो भी एक्समोर RS ही है अभी भी। तो मे बी अगले साल के लिए वेट करना होगा उसको अपग्रेड होने के लिए। एंड मेन कैमरा में कोई अपग्रेड्स नहीं है, वो पिछले साल भी बहुत बढ़िया था, इस साल भी बहुत बढ़िया है। इमेज क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है। जो एक चीज़ अल्ट्रा वाइड कैमरा और वाइड कैमरा के लिए बोल रहे हैं, जो मेन कैमरा है उन दोनों के लिए, कि ये ऑलमोस्ट फुल फ्रेम के इक्विवेलेंट इमेज क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं। यू नो, फुल फ्रेम कैमरास जो टॉप ऑफ द लाइन अल्फा कैमरास हैं उनको मिमिक कर सकते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा क्लेम है, और अगर ये क्लेम सही है तो दैट इज़ अ रियली गुड न्यूज़ कैमरास के लिए। तो इससे उन लोग ये कहना चाहते हैं कि जो इमेज क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होने वाली है। ऑफ कोर्स जो सोनी के कैमरास हैं, जो एक्सपीरिया से जो उनका आउटपुट मिलता है, कैमरा का आउटपुट मिलता है, जो इमेज आउटपुट मिलता है, वो सैमसंग जितना, आईफोन जितना, गूगल जितना, या बाकी शाओमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, इन सब के जितना हेवीली प्रोसेस्ड इमेजेस इनसे नहीं मिलेगी। ना इमेजेस ना ही वीडियोस उतनी प्रोसेस्ड नहीं होती है। बट सोनी की एक चीज़ जो मुझे पर्सनली पसंद है कि वो ज़्यादा नेचुरल लगती है। मतलब एकदम रियलिस्टिक इमेज जो होती है वो सोनी के कैमराज में मुझे दिखता है। बाकी जितने कैमराज हैं, बाकी जितने स्मार्टफोन कैमराज हैं, वो थोड़े ओवर प्रोसेस्ड लगते हैं मुझे। बट वो हाँ, विजुअली ज़्यादा अपीलिंग वो सारे इमेजेस होते हैं कंपेयर टू एक्सपीरिया के इमेजेस, ये तो मैं भी मानता हूँ। तो उनके अलावा हाँ, तो इमेज क्वालिटी जो है बहुत लोगों को शायद पसंद नहीं आएगी, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद आएगी क्योंकि ज़्यादा नेचुरल लगती है। कुछ इमेज आउटपुट्स मैंने देखे हैं और मुझे पसंद भी आए हैं। तो पिछले साल जो टेलीफोटो कैमरा था वो 85 mm से 170 mm का ट्रू ऑप्टिकल जूम कैमरा था। अब ये अच्छा भी था और थोड़ा सा डगमगाया भी था। क्यों? क्योंकि 85 से 170 mm का ट्रू ऑप्टिकल जूम तो मिल रहा है, यानी कि इसमें इमेज क्वालिटी में उतना डेटा लॉस नहीं होगा। लेकिन ये कैमरा सेंसर बहुत छोटा था और उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी मिलती थी, उतनी हाई क्वालिटी इमेजेस नहीं लगती थी। 12 मेगापिक्सल का सेंसर था और इस साल सब कुछ सेम है। मतलब 85 mm से 170 mm का लेंस, जो ऑप्टिकल जूम है वो अभी भी उतना ही है, जो सेंसर है वो बिल्कुल सेम सेंसर है, एंड अनफॉर्चुनेटली जो इमेज क्वालिटी है वो भी एकदम सेम है। यानी कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स या फिर ऑलमोस्ट कोई भी इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं हुए हैं। दैट इज़ सैड। ऐसा एक्सपेक्टेड था कि इसमें भी एक नया सेंसर आएगा या फिर थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स तो होंगे, थोड़ा ऑप्टिकल जूम इसका और रेंज उसकी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आई होप कि अगले साल थोड़े अच्छे अपग्रेड्स आएँ, बट थोड़ा इसमें उनको काम इस साल करना चाहिए था। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बट इट्स ओके, सोनी है, माफ़ किया। उसके अलावा जो बहुत सारे फीचर्स हैं, इसमें एक ऑटो फ्रेमिंग का फीचर है वीडियोस के लिए। बाय द वे, जो वीडियो क्वालिटीज़ है वो भी एकदम रियलिस्टिक लगेगी, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेस नहीं लगेगी, बट उसके साथ साथ थोड़ी सॉफ्ट लग सकती है। उतनी शार्प वीडियोस इसमें नहीं मिलेगी। मोस्ट लाइकली टेलीफोटो कैमरा में तो और मतलब क्वालिटी उतनी खास नहीं होगी, बट जो इनका वाइड और अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसमें क्वालिटी अच्छी रहेगी। फिर इसमें OIS तीनों सेंसर्स में है और तीनों का स्टेबलाइजेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा है। अल्ट्रा वाइड और वाइड कैमरा के लिए इसमें ऑटो फ्रेमिंग का भी ऑप्शन है और ये बहुत अच्छे से काम करता है। ये एक AI फीचर है इस फ़ोन के लिए। तो इसमें 2 तरह के आउटपुट आपको मिलेंगे। जैसे ही आप ऑटो फ्रेमिंग मोड में जाएंगे तो उसमें आप एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके साथ एक छोटा सा एरिया उस पूरे व्यू फाइंडर में, उस पूरे व्यू फाइंडर में एक छोटा सा एरिया आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको इतना बड़ा आउटपुट चाहिए है, और उसी छोटे से एरिया में आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसे ट्रैक करके उसी फ्रेम के अंदर रखने के लिए ये फीचर मिलता है। तो इससे एक चीज़ जैसा सोनी बताना चाह रहा है कि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो थोड़ा और अच्छे से जी सकते हैं। इन द सेंस, यूजुअली जब हम स्मार्टफोन कैमराज या कोई भी कैमरा इन जनरल यूज़ करते हैं तो हम ज़्यादा फोकस कैमरा पे करते हैं और उसमें उसके जो व्यू फाइंडर में उस पर करते हैं, तो उसकी वजह से हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं ले पाते हैं।
और अगर हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेना चाहें तो कई बार कैमरा आउट ऑफ फोकस हो सकता है तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये एक फ़ीचर हो सकता है जिससे 2 आउटपुट्स मिलेंगे। एक 4K रेजोल्यूशन में फुल वीडियो रहेगा जो आप ओरिजिनली रिकॉर्ड कर रहे हैं वो, और दूसरा जो रहेगा वो 1080p में रहेगा, और वो रहेगा जितना भी एरिया आपने सिलेक्ट किया है। तो वो सिलेक्टेड एरिया वो ऑटोमेटिकली ट्रैक होता रहेगा, और सिर्फ वो छोटा सा एरिया जो आपने सिलेक्ट किया था वो अलग से रिकॉर्ड होकर आपको मिलेगा। इसमें तो आपको दोनों आउटपुट मिलेंगे, ये एक अच्छी चीज़ है। एक छोटी सी लिमिटिंग जो फैक्टर है इस फीचर का कि जो दोनों वीडियोस हैं, जो 4K वीडियो है और जो 1080p वीडियो है, वो दोनों 30 FPS तक ही लिमिटेड हैं। इनके तीनों कैमराज में एक्चुअली 4K 120 FPS तक का सपोर्ट मिलता है, बट इस फीचर में अप टू 4K 30 FPS तक ही है, और टेलीफोटो कैमरा में ये काम नहीं करता है। लेकिन आई थिंक इट इज़ ओके। 60 FPS होता तो अच्छा होता। पर्सनली मैं 60 FPS ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कंपेयर टू 30 FPS। उतना ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आएगा, बट इट इज़ स्टिल गुड। AI कैमरा वर्क, उसमें बहुत ही स्टेबल वीडियोस मिल जाएगी, एंड मैंने जितना उसका यूजेज अभी तक देखा है रिव्यू में, तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। थोड़ी सॉफ्टनेस लग सकती है, शार्पनिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट द एंड रिजल्ट इज़ स्टिल गुड, इट इज़ स्टिल यूजेबल। उसको अपने प्रोफेशनल वर्क में भी यूज़ कर सकते हैं, इतना अच्छा तो है। उसके अलावा ह्यूमन पोज एस्टिमेशन के बारे में मैंने बताया था AI सेक्शन में, वो भी बहुत अच्छा फीचर है। फोकसिंग के लिए बहुत अच्छा है। फोकसिंग के लिए अगर इसमें एक डेडिकेटेड सेंसर होता तो अच्छा होता, एक 3D TOF सेंसर होता, या फिर एक लाइडर सेंसर होता, या कोई भी हार्डवेयर फीचर इसमें मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि AI पर पूरी तरह निर्भर रहना, उतना एक्यूरेसी उसमें मिलती नहीं है। लेकिन अगेन इसका एक बेनिफिट भी ये रहता है कि हार्डवेयर स्पेस थोड़ी और मिल जाती है एक एडिशनल सेंसर को हटाने से। तो वो मेन अप्रोच वही रखना चाह रहे हैं शायद सोनी भी, और ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन ब्रांड भी यही करते हैं। आई थिंक आईफोन में अभी भी लाइडर मिलता है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो ये सोनी के कैमरास के बारे में बात हो गई। ऐसा कुछ खास अपग्रेड नहीं है जो एक्सेप्ट फॉर अल्ट्रा वाइड, वो बहुत ही बड़ा अपग्रेड उसमें मिला है। बाकी में भी अपग्रेड हो सकते थे, बट एनीवेज इतने तो चलते हैं। ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, नेचुरल, एकदम नेचुरल इमेजेस मिलती हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेस्ड इमेजेस नहीं है, अंडर प्रोसेस्ड भी नहीं बोलेंगे, ऑटो मोड में अच्छे से काम करता है, और नॉन कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी भी इसमें मिल जाती है। प्रो मोड भी इसमें मिलता है, जो बहुत ही सारे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं, और जो लेआउट है वो हाई एंड अल्फ़ा कैमरास जैसा ही मिलता है, ऑलमोस्ट वैसा मिलता है। अभी तो बेसिक्स तक शिफ्ट हो गए हैं। जो पहले फोटोग्राफी प्रो एप्लीकेशन होता था, जो एक डेडिकेटेड फोटोग्राफी के लिए होता था, वो एकदम ही प्रोफेशनल कैमरा जितना लगता था, बट अभी भी बेसिक कैमरा और उसका थोड़ा मिक्स मिलता है, और वो भी अच्छी चीज़ है, ऐसा कोई बुरा नहीं है इसमें। वीडियो के लिए प्रो मोड्स भी आ गए हैं, और बहुत अच्छे फीचर्स उसमें भी है, बहुत ही अच्छा मैनुअल कंट्रोल उसमें भी मिल जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है इन सब के बारे में बात करने के लिए, और अभी बहुत सारे रिव्यूज़ देखना बचा भी है, बहुत सारे रिव्यूज़ के आना भी बचा है। मेरे पास ये फ़ोन है नहीं ऑफ कोर्स, बट जैसे ही आता है तो मेन चैनल में इसकी एक बहुत अच्छी वीडियो आएगी। उसमें मैं ऐसा कवर नहीं करूँगा कि सभी जो नए अपग्रेड्स आए उनके बारे में बात करूँ, या फिर जो फीचर्स नहीं आए उनके बारे में बात करूँ, बट वो थोड़ा अप्रोच अलग रखने की कोशिश करूँगा कि ये फ़ोन एक्चुअली है किसके लिए, और इसमें कौन कौन से फीचर्स किस किस के लिए अच्छे हो सकते हैं। सिर्फ ऐसा कुछ रखने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा ठीक है, तो अब जो मेन बात आती है कि इसकी प्राइस, और प्राइस इसकी अभी भी काफ़ी हाई है। ये अराउंड 1399 यूरोज़ का फ़िलहाल मिल रहा है, जितना पिछले साल लॉन्च हुआ था उतने का ही, और हाई प्राइस है, यानी कि सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन से भी ज़्यादा है, आई मीन बेस फ्लैगशिप फ़ोन से भी ज़्यादा है। तो एक नॉर्मल कंज्यूमर इसको बिल्कुल प्रेफर नहीं करेगा, एंड आई डोंट थिंक करना भी चाहिए, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल मोड्स होते हैं, या फिर ये तो पहली बात ऑप्टिमाइज भी नहीं है। दूसरा, जो इसके कैमरा से रिलेटेड जितने फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों को टारगेट करता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशंस को टारगेट करता है, कंटेंट क्रिएटर्स को टारगेट करता है। क्रिएशन को भी टारगेट करता है, बट मेनली क्रिएटर्स को टारगेट करता है जो उस कंटेंट को क्रिएट करते हैं। यू गेट द पॉइंट। और ऑडियो रिलेटेड भी बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो बहुत से म्यूजिशियंस के काम आ सकते हैं। इसमें माइक्रोफोन्स के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। बाय द वे, जो इनबिल्ट माइक्रोफोन्स हैं इसके वो भी बहुत अच्छे होते हैं, पिछले साल भी काफ़ी अच्छे मिले थे।
आई थिंक 1 Mark 5 से ही काफ़ी अच्छे माइक्रोफोन्स इसमें मिल रहे हैं। और उसके अलावा अवेलेबिलिटी एक इशू है, अभी के लिए फ़िलहाल यूरोप, यूके और जापान में ही ये अवेलेबल है। उसके अलावा अभी यूएस अवेलेबिलिटी कंफर्म नहीं हुई है, जो हमें लग रहा था एफसीसी सर्टिफिकेशन से कि यूएस में भी ये लॉन्च हो सकता है, बट फ़िलहाल वो नहीं लग रहे हैं। हो सकता है आगे जाकर लॉन्च हो जाए, और भी कई कंट्रीज़ में फिर हो सकते हैं। फ़िलहाल ये जापान में ऑलरेडी सेल पे शायद जा चुके हैं। यूके और यूरोप में ये जून में शायद लॉन्च होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं। मुझे अच्छे से आइडिया नहीं है कि ये ऑलरेडी कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है या नहीं, बट नॉनदलेस जो पूरा फ़ोन है काफ़ी अच्छे अपग्रेड्स हैं, बहुत सारे मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हैं, क्योंकि बहुत मेजर अपग्रेड नहीं लग रहा है जितना एंटिसिपेट किया था, जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इनके रूमर से, इनके लीक से। उतने अपग्रेड्स नहीं मिले हैं, बट एनीवेज काफ़ी अच्छे अपग्रेड्स फिर भी इसमें मिल जाते हैं। स्पेशली वो अल्ट्रा वाइड कैमरा आई थिंक बहुत बड़ा अपग्रेड है, और जो AI फीचर्स भी हैं जो तीनों डिपार्टमेंट में, डिस्प्ले, ऑडियो और कैमरास, वो काफ़ी अच्छे अपग्रेड्स हैं। सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स इसमें अच्छे मिले हैं, तो उसके हिसाब से आई थिंक दिस फ़ोन इज़ जस्टिफाइड। एंड मेरे पास अगर ऑप्शन होता और अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर लेता, बट आई थिंक आई हैव टू सेटल फॉर 1 Mark 2। फिर से एक और साल, एक और फ़ोन, लेकिन मेरे पास वही वाला है। एनीवेज, और एक और चीज़ सोनी को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा खर्चा करके मार्केटिंग पे ध्यान दे दो। मे बी थोड़ा और थोड़े और कंज्यूमर्स तक पहुँच पाओगे, क्योंकि इस डिवाइस के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो एक्चुअली बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और स्पेशली प्रोफेशनल, स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल फ़ोन हो सकता है। उन सब के लिए ये बहुत अच्छा डिवाइस बन सकता है, जिससे एक एडिशनल कैमरा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक एडिशनल माइक्रोफोन की शायद तो फिर भी ज़रूरत पड़े, लेकिन उसके अलावा कैमरा जा सकता है बाहर, और क्या ही जा सकता है बाहर। यस, वही एक फीचर था। एक चीज़ के बारे में मैंने नोटिस किया इनके लॉन्चमेंट में कि उन्होंने बात नहीं करी है जो इसको एक्सटर्नल डिस्प्ले की तरह यूज़ करने की। हर बार एक बात सोनी हमेशा करता था कि ये फ़ोन आपका सोनी के अल्फ़ा कैमरास के लिए एक एक्सटर्नल मॉनिटर का भी काम कर सकता है, इसकी बात नहीं करी है। हाँ, भले ही इसके क्या बोलते हैं स्पेसिफिकेशंस में मेंशन्ड है, इसके स्पेक शीट में ये लिखा हुआ है, बट फिर भी बात नहीं करी है। दैट इज़ ऑकवर्ड। एंड बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन, इवन इसके यूजेज के बारे में बात नहीं किया इस बार, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा मुझे। बट एनीवेज, लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी। थोड़े और रिव्यूज़ आते हैं तो उनको भी देख लेते हैं। ये तो मैंने जितना मुझे समझ आया, मैंने अभी बुलेट पॉइंट्स फटाफट बनाए, फटाफट भी नहीं, पूरा दिन ले लिया, बट जितना भी हुआ मैंने इसको बना के वीडियो अपलोड करने का सोचा है। बहुत फालतू की बकवास भी कर लिया, ओ बाप रे, बहुत फालतू की बकवास भी कर लिया। तो लेट्स सी एंड रिजल्ट इस वीडियो का कैसा होता है, अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, एंड चैनल में ऑफ कोर्स नए होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज बहुत कुछ हो गया है, आज 13 मई है, और आज सुबह उठते साथ पहले तो S25 Edge के वीडियोस आने शुरू हो गए, क्योंकि वो लॉन्च हुआ सबसे पहले, ऑफिशियली अनाउंस हुआ आई थिंक। एंड उसके बाद मैं सुबह जल्दी उठा था आज इसके एक्सपीरिया के इवेंट के लिए, वो एक चीज़ हुई। अभी आई थिंक वो चल रहा होगा गूगल का I/O इवेंट, जिसमें Android 16 की बात होने वाली है मोस्ट प्रॉबेबली, मुझे अच्छे से याद नहीं है क्या होने वाला था। एंड नूबिया का भी एक फ़ोन लॉन्च हुआ है, दैट इज़ द Z70S Ultra, जो Z70 Ultra का एक अपग्रेड है, और उसमें एक फोटोग्राफर्स एडिशन भी है। एडिशन नहीं है बल्कि एक एक्स्ट्रा किट है, उसके बारे में मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। Xperia 1 Mark 7 का भी एक मेन वीडियो आने वाला है, जब मेरे पास अच्छा खासा मटेरियल आ जाएगा तब के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।